मतलब पीटीआई की तुलना आप आतंकवादी से करते हैं? जो पीटीआई को कभी भड़काना, जेबीटी को भड़काना या आड़तियों को भड़का के जैसे गुमराह होके आ जाते हैं लोग पाकिस्तान से कश्मीर में, उसी तरह की नीति जो है कांग्रेस अपना रही है। मतलब पीटीआई की तुलना आप आतंकवादी से करते हैं? पीटीआई की तुलना नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की तुलना कर रहा हूँ। आप जब बड़ौदा हल्के में जाते हो तो लोग नाराज भी हो रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। और जब लोग बोलते हैं तो कल आपकी तरफ से कह दिया गया कि ठीक है आपके बगैर काम चला लेंगे, तो ऐसे काम चल जाएगा बीजेपी का? कुछ आदमी ऐसे होते हैं दूसरी पार्टी के भेजे हुए। दरअसल साहब 5 साल बीजेपी की सरकार भी रही, तो आपको लगता नहीं है कि अगर सरकार ने वाकई वहाँ काम किए होते तो शायद अपने नेताओं को वहाँ पे घूमना नहीं पड़ता और लोग वोट भी देते बीजेपी को? हमारे पास ठीक ढंग का कोई नेता नहीं था और इसलिए अब जो है बहुत सारे लड़के नए नए आए हैं खुल के, उनमें से किसी एक को हम टिकट देंगे। सरकार सब जगह बराबर करना चाहती है लेकिन फिर भी कम ज़्यादा हो जाती है। कई लोग ये कह देते हैं कि काम तो करा लो, वोट जहाँ मर्जी दे देंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हम सारे काम कर दें, सारे वोट हमें मिल जाए। मतलब बड़ौदा उपचुनाव में भी चेहरा मोदी का दिखाया जाएगा, ये कह रहे हैं? मोदी का चेहरा तो दुनिया के अंदर है ही। जहाँ हिंदुस्तान भारत की बात आती है, भारत से बाहर भी आती है, तो मोदी का चेहरा। खट्टर साहब का चेहरा नहीं चलेगा? आपसे पहले संजय भाटिया को प्रभारी बनाया गया, वो क्या वजह रही? उसके बाद में ओम प्रकाश धनखड़ भी इसमें आए सक्रिय, उसमें अध्यक्ष उनको बना दिया गया, लेकिन उसके बाद में फिर आपको प्रभार दिया जाता है, तो ये क्या टैक्टिस है? उनको ऐसा डर लगता है कि भाई कोई अगर लूज कर गए तो ये सेहरा किसी के सिर ना बन जाए? नहीं, सेहरा बंधने का और लूज करने का सारा श्रेय या अपयश जो भी है पूरी पार्टी को जाता है। नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं चंडीगढ़ में हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आवास है। यहाँ पर कृषि मंत्री से बातचीत करेंगे, किसानों की समस्याओं का जिक्र करेंगे और ख़ास करके बड़ौदा उपचुनाव जो कुछ दिन बाद ही हरियाणा में होना है, उसके चूँकि वो प्रभारी भी हैं बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर भी सवालात करेंगे। दलाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। बड़ौदा उपचुनाव जो होना है उसके लिए आपको प्रभारी बनाया गया। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ भी ये प्रभार ले सकते थे, लेकिन स्पेशली आपको प्रभार दिया गया है इस उपचुनाव के लिए। और आप जब बड़ौदा हल्के में जाते हो तो लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। और जब लोग बोलते हैं तो कल आपकी तरफ से कह दिया गया कि ठीक है आपके बगैर काम चला लेंगे। घोषणा तो चीफ मिनिस्टर करके आधार पाएगी, तो तेरी इच्छा खोली भाई, तू तेरे मर्जी का चीफ मिनिस्टर लाके उड़े कर लिए तो तेरे बिना काम चला लेगा। तो ऐसे काम चल जाएगा बीजेपी का? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे समन्वय की जिम्मेदारी थी बड़ौदा में। और मैं बड़ौदा के 15-20 56 गाँव हैं, 15-20 में जा चुका हूँ, 20 से भी ज़्यादा में जा चुका हूँ। 18 तो अभी 3 दिन में गया हूँ। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं दूसरी पार्टी के भेजे हुए। एक गांव का सरपंच पुराना था, वो कह रहा था जी मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस को वोट देता हूँ, तो कहता था कि सारे गांव के वोट आपको मिल जाएंगे अगर आपको महाग्राम की घोषणा आप इसकी कर दें। मैंने कहा भी महाग्राम की घोषणा तो हमारी नीति बनी हुई है, एक निश्चित संख्या के ऊपर के गांव सारे महाग्राम हैं, उसमें शिविर डल जाता है, व्हाट्सएप डल जाती है और मैं घोषणा कर देता हूँ। तो उसने कहा जी नहीं, आचार संहिता लगने से पहले आप काम शुरू करवा दो। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, आचार संहिता पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन है, कल लगा दे, परसों लगा दे, 2 दिन में लगा दे। तो तब मैंने उसको कहा था भाई ऐसा है, आप को कांग्रेसी के वोट दे रहे हैं, आपके वोट के बगैर हम काम चला लेंगे। और जो है बाकी गांव के इतने वहाँ 1000 के आसपास बैठे थे, जब ये सहमत हैं तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के पार्टी के दूसरी पार्टियों के ने कुछ कार्यकर्ता, कुछ उनको जब अच्छी खासी भीड़ होती है, उत्साहित लोग होते हैं, उस गांव में हमने 8-10 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की, तो वो इसको माहौल को बिगाड़ने के लिए इस तरह बात करते हैं। ऐसे आदमियों को यही जवाब देना चाहिए। दरअसल साहब 5 साल बीजेपी की सरकार भी रही, तो आपको लगता नहीं है कि अगर सरकार ने वाकई वहाँ काम किए होते तो शायद अपने नेताओं को वहाँ पे घूमना नहीं पड़ता और लोग वोट भी देते बीजेपी को? देखिए, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 90 के 90 हल्कों में काम किए हैं। लेकिन पिछले दिनों में, बीच में रोक रहा हूँ, पिछले दिनों ओम प्रकाश धनखड़ ने ये कह दिया कि 5 साल से वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। वो कह दिया, उनकी वो जाने। मैं आपको बताता हूँ, मैं लोहारू हल्के में पहले कभी बीजेपी नहीं जीती थी, कभी भी। आपने वाकई गढ़ जीत लिया लोहारू में, जो ने काम किए, मुख्यमंत्री ने काम किए, जब लोहारू में किए तो बड़ौदा में भी किए। बड़ौदा में उन कामों को
का श्रेय लेने के लिए, गांव गांव को समझाने के लिए हमारे पास ठीक ढंग का कोई नेता नहीं था। और इसलिए अब जो है बहुत सारे लड़के नए नए आए हैं खुल के, उनमें से किसी एक को हम टिकट देंगे। और हम कभी बड़ौदा नहीं जीते हैं, लेकिन आज का जो माहौल है, मैं पिछले जब से देख रहा हूँ, लोगों के अंदर विकास की भूख है। लोग समझ गए हैं कि अब पक्ष में रहने से कोई ख़ास उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार स्थायी सरकार है, 4 साल हमारे पड़े हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जी काम करने के उत्सुक हैं और लोग करवाने के उत्सुक हैं। और मुझे इसके जो है एक अच्छा अवसर दिखाई देता है भाजपा के लिए कि भाजपा के कमल के निशान पे पहली बार वहाँ कैंडिडेट जीतेगा। लोग कह रहे हैं जी क्योंकि उपचुनाव आ गया, बाई इलेक्शन आ गया, इसलिए अफसर भी काम कर रहे हैं, खूब काम हो रहे हैं। अगर यही चीज़ें पहले हो जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। देखिए, लोकतंत्र में ये है कि काम कराने की एक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं। सरकार सब जगह बराबर करना चाहती है, लेकिन फिर भी कम ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद भी के नुमाइंदे थोड़े से ढीले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वहाँ कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती हैं। हो सकता है कि हमारे पास ऐसा नुमाइंदा बड़ौदा में ना आया हो, लेकिन बड़ौदा की जनता अब ऐसा नुमाइंदा निकाल के हमें देगी। अच्छा, उसके बाद भी कई लोग ये कह देते हैं कि काम तो करा लो, वोट जहाँ मर्जी दे देंगे। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे काम कर दें, सारे वोट हमें मिल जाए। वो लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, लेकिन हम तो कभी जीते ही नहीं वहाँ। इस बार हमें उम्मीद है कि लोगों का उत्साह देख के और मोदी जी की नीतियाँ देख के, धारा 370, कश्मीर का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, चीन पाकिस्तान के साथ, मतलब बड़ौदा उपचुनाव में भी चेहरा मोदी का दिखाया जाएगा, ये कह रहे हैं। मोदी का चेहरा तो दुनिया के अंदर है ही। जहाँ हिंदुस्तान भारत की बात आती है, भारत से बाहर भी आती है, तो मोदी का चेहरा। खट्टर साहब का चेहरा नहीं चलेगा? खट्टर साहब का चेहरा हरियाणा में है। खट्टर साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। नौकरियों के जो मुद्दे थे, नौकरियां बिकती थी, वो रोक दी। बदलियों के लिए मारे फिरते थे, वो ठीक कर दिए। टेक्नोलॉजी का साधन देते हैं, किसानों के लिए मुआवजा ज़्यादा दिया है, ड्रिप इरीगेशन की योजनाएं सारी लेके आए, 85% सब्सिडी दी हैं। खट्टर साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। साहब, आपसे पहले संजय भाटिया को प्रभारी बनाया गया, वो क्या वजह रही? उसके बाद में ओम प्रकाश धनखड़ भी इसमें आए सक्रिय, उसमें अध्यक्ष उनको बना दिया गया, लेकिन उसके बाद में फिर आपको प्रभार दिया जाता है। तो ये क्या टैक्टिस है? उनको ऐसा डर लगता है कि भाई कोई अगर लूज़ कर गए तो ये सेहरा किसी के सिर ना बन जाए? नहीं, सेहरा बंधने का और लूज करने का सारा श्रेय या अपयश जो भी है पूरी पार्टी को जाता है। हमारी पार्टी में एक व्यक्ति को कोई श्रेय देने की बात ना तो थी, ना कभी रही है, ना आगे रहेगी। और संजय भाटिया जी तो आज भी हैं, वो क्योंकि वो पार्टी के महामंत्री हैं। हमारे 3 महामंत्री हैं, उन्होंने जो अपने 7-7, 6-6 जिले बांध रखे, तो उसी दृष्टि से थे। उनको कोई बड़ौदा के लिए नहीं लगाया गया था। पिछले दिनों दलाल साहब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और आपके गृह मंत्री कह देते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, क्योंकि आप कृषि मंत्री, किसानों से सीधा आपका ताल्लुक है। आप क्या कहते हैं सीधा सीधा? देखिए, ये बड़ा एक विवाद का विषय है। गृह मंत्री कह चुके हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, मुख्यमंत्री कह चुके लाठीचार्ज नहीं हुआ, और विपक्षी भाई यार कुछ या जो आपके दुष्यंत चौटाला कह देंगे हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि मैंने देखा था कि वहाँ धक्का मुक्की जरूर हुई थी, वीडियोज़ देखी थी। राष्ट्रीय राजमार्ग करने का किसी भी संगठन को हक नहीं है, और अधिकारियों के ऊपर अपने ट्रैक्टर चलाने का हक नहीं है। और आंदोलन करने के लिए, रैली करने के लिए कोई निश्चित जगह होती है, और उसमें भी कोरोना के काल में ये अवॉइड करनी चाहिए। और बहुत सारे ज़िंदगी पड़ी है राजनीति करने के लिए। आज जो संघर्ष मानवता का चल रहा है, कोरोना से चल रहा सर है, वो बिल्कुल सही है सर, लेकिन जब चीज़ें सामने होती हैं, तस्वीरें सामने आती हैं, तो ब्लंटली उसको रिफ्यूज़ कर देना कि ये हुआ ही नहीं है, तो क्या ऐसा संभव होता है? ये तो ऐसा है कि क्या सामने आए, क्या वजह थी, क्या परिस्थिति थी, मेरा विभाग नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इसकी संज्ञान में लेंगे। कभी भी कोई आदमी नहीं चाहेगा अपने प्रदेश के किसानों पे लाठी चलाई जाए, लेकिन किसान के नाम पे जो कांग्रेसी राजनीति करें, किसान के नाम पे जो बिचौलिया राजनीति करें, ये भी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाए। सर जाहिर सी बात है कि एग्री बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी हो गया, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, कानून बन जाएगा। तो आपको लगता है कि ऐसे वक्त में ये बिल आया, उसका नुकसान इस बाई इलेक्शन में बीजेपी को हो सकता है? बीजेपी जो नीतियाँ बनाती है सारे देश के किसानों के लिए, उसके लिए कोई नुकसान फ़ायदे के लिए नहीं, छोटे मोटे देखने के लिए नहीं करती कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा। वो ये अपेक्षित था
पिछले बहुत सालों से बीजेपी से लोगों को अपेक्षा थी, चाहे वो कश्मीरी की धारा 370 35A का फैसला करना हो, हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। चाहे वो मंदिर का मामला था, वो हमने कोर्ट की सहमति से किया। चाहे CA NRC का था, वो हमारा बहुमत होते हमने कर दिया। और इसी तरह से ये जो 20-30 साल से लंबित मुद्दा था कि किसानों के हित में ये बिल लेके आने थे, हमारा जनता के आशीर्वाद से आज हम सक्षम हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में कल्याणकारी काम जो हम करवा सकते हैं तो वो हमने किए हैं। सरकार में आपके साथी हैं सर JJP डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला है, और उनके जो विधायक हैं वो ये कहते हैं कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, बरवाला के जोगीराम सियाग की JJP के विधायक हैं। पार्टी को समर्थन है, मतलब सरकार में समर्थन है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी की जो लाइन है या गठबंधन की जो लाइन है उससे इतर होकर इस तरह की बातें आती हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति कोई संगठन अपनी आवाज़ उठा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको यही नहीं पता कि इस बिल के अंदर है क्या। और कुछ ऐसी पार्टियां हैं कांग्रेस जैसी जिनको सब कुछ पता है, क्योंकि वो उन्हीं के मैनिफेस्टो में था, वही भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता सब देख रही है। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन होंगे तो सरकार शायद कोई बैकफुट पे आ जाए, ऐसी कोई संभावना है? दूर दूर तक नहीं है भाई। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, चाहे वो केंद्र में मोदी की सरकार हो, हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार हो, और कोई हमारे प्रधानमंत्री इस तरह नहीं है जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को बना दिया था उनके चले। कांग्रेस की मानसिकता ये है कि कांग्रेस तड़प रही है सत्ता के लिए। कांग्रेस को ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है कि मोदी जी इस तरह से स्पष्ट बहुमत से, पहले से भी प्रबल ज़्यादा बहुमत से जीत के आ जाएं। कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना जो है उसकी मानसिकता में है ही नहीं। और कांग्रेस को एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि हरियाणा का किसान देश का किसान हो सकता है कि हमारे से एक मिनट में गुस्से में भी आ जाए, लेकिन किसी भी रूप में रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी या सोनिया गांधी को स्वीकार अपना नेता नहीं करेगा। बीजेपी का बड़ौदा में खास करके हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जाते हैं तो विरोध होता है। हालांकि लोकतंत्र है, कोई कुछ अपनी बात कह सकता है, लेकिन आप चूँकि वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार में, कृषि मंत्री हैं, और सीधा सीधा आपका ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ाव भी है और मंत्रालय भी वो है जो किसानों से ताल्लुक़ रखता है। तो ऐसे में इस तरह के जो विरोध होते हैं उनको आप कैसे देखते हैं, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका नज़रिया क्या है? हम उनको अपने बच्चे हैं, अपने विरोध करने वाले। अब ये बताइए, कहीं तो कहते हैं JBT वाले आ जाते हैं, कहते हैं हमारे लिए पोस्ट निकालो, कभी कहते हैं ये PTI भी हमें हटा दिया, हमें लगाओ, कभी ये बिचौलिए आड़ती भाई हैं जो किसान का रूप लेके आ जाते हैं, कभी कोई कांग्रेसी अपने आप कि इलेक्शन का माहौल है, माहौल ख़राब करने के लिए 10-20 आदमी खड़े कर देते हैं। तो ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध के उपयुक्त तरीके अपनाने चाहिए। जो ये चाहते हैं कि भाई रास्ता रोको, गलियों में गाड़ी के आगे बेले खड़े हो जाओ 10 आदमी या 5 महिलाएं खड़ी हो जाएं, और इनकी नीयत ये है कि हम लाठीचार्ज कराएं, फिर मुद्दा ये ना हो के मुद्दा फिर आ जाए कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये जैसे पाकिस्तान को पता है कि भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, तो आतंकवादी भेजता है, छापामार लड़ाई करता है। कांग्रेस ने भी वही नीति अपना रखी है, उसको पता है कि सीधी लड़ाई में कोई भाजपा से नहीं जीत सकता। मतलब PTI की तुलना आप आतंकवादी से कर? PTI की तुलना नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की तुलना कर रहा हूँ। जो PTI को कभी भड़काना, JBT को भड़काना या आड़तियों को भड़का के जैसे गुमराह होके आ जाते हैं लोग पाकिस्तान से कश्मीर में, उसी तरह की नीति जो है कांग्रेस अपना रही है, और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब कभी दादा साहब जाते हो, हुटिंग हो जाती है, गुस्सा आता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, मैं तो बात रखने के लिए आया हूँ, हुटिंग क्यों हो रही है? नहीं, बच्चे हैं, हमारे हैं, ये देखिए जहाँ तक उनकी बात है, मांग रखने की बात है, उनकी हर एक आदमी अपनी मांग रखने का लोकतंत्र में हक है। लेकिन एक चीज़ बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट का कानून से सरकार चलती है, कानून से देश चलता है, कानून संविधान में कानून ये प्रावधान किया है कि इस तरह से शासन चलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, गलत साबित कर दिया कि ये बच्चे जो हैं गलत लगाए हुए हैं और किसी का हक दूसरे का लेके इनको दिया गया है, लोग वो भी हैं जिनका हक छीना गया 10 साल, वो भी आंदोलन। आखिरी सवाल सर, मुद्दा क्या रहेगा बीजेपी के पास में? ऐसा कौन सा बाण है जो भी तक नहीं छोड़ा, जो छोड़ देगी और लगता है कि कोई रामबाण साबित हो सकता है चुनाव में, बड़ौदा उपचुनाव? मुद्दा बड़ौदा में तो स्पष्ट है कि लोग विकास चाहते हैं, लोग सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं। लोगों ने विपक्ष का MLA बहुत बार बना के देख लिया, लोग बार पक्ष का MLA चाहते हैं।
जो मोदी जी के साथ मिलके, मनोहर लाल जी के साथ मिलके बड़ौदा हल्के का विकास करा सके और बड़ौदा हल्के का विकास होगा। ये थे जेपी दलाल, हरियाणा में कृषि मंत्री है। और उनका ये कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव में मुद्दा विकास का रहेगा और ये ऐसा इनको लगता है कि जनता जो है इस वक्त इस मूड में है कि सत्ता के साथ जाएं। विपक्ष में बैठकर उन्होंने काफ़ी साल से देख लिया। जेपी दलाल का ऐसा मानना है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपनी बात आप ज़रूर लिखें और आप देखते रहिए एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।